हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के पीवाई के स्टार्ट करते हैं एवरीवन। और आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। यानी कि हमारी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जो सामूहिक चर्चा की जाती है, इससे रिलेटेड शिक्षण विधि कौन सी है। ऑप्शन ए है भूमिका का निर्वाह करना, कि भूमिका को प्ले करना, रोल प्ले। ऑप्शन बी है व्याख्यान। ऑप्शन सी है वर्णन। और ऑप्शन डी है विचार गोष्ठी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विचार गोष्ठी। पर्यावरण शिक्षा में जब सामूहिक चर्चा की जाती है तो उसे के लिए हमें जो है वो विचार गोष्ठी शिक्षण विधि प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है। रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह, ये किसी भी जो नाटक वगैरह है उसके लिए कर सकते हैं, किसी चीज़ को समझाने के लिए। ठीक है। व्याख्यान एक्सप्लेनेशंस जो होती है, जब बहुत कठिन टॉपिक होता है उसको व्याख्या करनी होती है तब प्रयोग किया जाता है। वर्णन भी वैसा होता है जिस चीज़ को वर्णित किया जाता है। लेकिन सामूहिक चर्चा करने के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए विचार गोष्ठी सबसे अच्छी रहती है। व्याख्या है कि पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा हेतु विचार गोष्ठी का आयोजन करना सबसे उपयुक्त है। इन्वायरमेंटल स्टडीज में ग्रुप डिस्कशन के लिए जो है वो विचार गोष्ठी उपयोग है, जरूरत है इसकी। विद्यालय स्तर पर शिक्षण और अनुदेशन स्मृति स्तर तक ये विधि उच्च ज्ञानात्मक और क्षमता को विकसित करने के लिए उपयुक्त होती है। विद्यालय स्तर पर शिक्षण और अनुदेशन स्मृति स्तर तक, और वहीं उच्च ज्ञानात्मक और क्षमता के लिए वे जरूरी है। विचार गोष्ठी में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, सम्मेलन और वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, सेमिनार, सम्मेलन और वर्कशॉप, इन सभी का आयोजन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। यानी कि इसमें से हमें उस विधि को बारे में बताता है जो इन्वायरमेंटल के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है संरक्षण के लिए। ऑप्शन ए है वनोन्मूलन, यानी वनों का अधिक से अधिक लगाना, ये तो उपयोगी है। सेकंड है प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका संरक्षण करना, ये भी है। थर्ड है बृहद वृक्षारोपण। और चौथा है हमारा जलाशयों की सफाई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो हमसे नहीं पूछा था तो यही सबसे खतरनाक है, वनोन्मूलन, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ये नहीं है। जबकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बृहद पौधरोपण, जलाशयों की सफाई, ये सभी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी हैं। ठीक है। हमारी व्याख्या भी है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, 1986, 1986 में आया था। पर्यावरण संरक्षण में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका संरक्षण करना, बृहद वृक्षारोपण करना, जलाशयों की साफ सफाई करना, मृदा यानी भूमि का संरक्षण करना, जीव जंतुओं का संरक्षण करना, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। लेकिन वनोन्मूलन से पर्यावरण में जो होता है वो खतरनाक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, और हमसे पूछा था नहीं है, इसीलिए वनोन्मूलन ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में आया था। नेक्स्ट है कि IEEP का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है IEEP का। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन सी है इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट। और ऑप्शन डी है इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, IEEP। इसकी पूर्ण फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ये इंटरनेशनल होता है, इंडियन होता नहीं, तो इसे हटा दीजिए। तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट नहीं होगा, प्रोग्राम होगा। ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। व्याख्या भी है कि IEEP का पूर्ण नाम इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम है। ये यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, और UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा मिलकर तैयार किया गया प्रोग्राम होता है। ठीक है। तो IEEP का फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। वही यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक, UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम है। दोनों के मिलकर ये तैयार किया जाने वाला एक प्रोग्राम है।
नेक्स्ट है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE का मुख्य उद्देश्य है CCE यानी कि कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन है कि विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का क्या करें मूल्यांकन। सेकंड है कि विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का क्या करें मूल्यांकन। थर्ड है कि विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान और बोध का क्या करें मूल्यांकन। और फोर्थ है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के जो कौशल होते हैं उनका क्या करें मूल्यांकन करें। तो कौन सा उद्देश्य है CCE का? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना ही सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होता है। क्या करना? विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के जो प्रत्येक पहलू होते हैं हर एक पहलू का मूल्यांकन करना। ठीक है। व्याख्या भी है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन विधि भारत के विद्यालयों में 2009 से स्टार्ट की गई थी। कौन सी? CCE कब से स्टार्ट की गई थी? 2009 से स्टार्ट की गई थी। यह विद्यालय स्तर पर शिक्षा में सुधार विधि है। यह व्यापक उद्देश्य आधारित अध्ययन और व्यावहारिक परिणाम के मूल्यांकन पर कार्य करती है और विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का भी क्या करती है? मूल्यांकन करती है। तो याद रखना सतत और व्यापक मूल्यांकन विधि क्या है? ये भारत के जो स्कूल्स होते हैं उनमें 2009 से प्रारंभ की गई थी। कब से? 2009 से। ये विद्यालय स्तर पर शिक्षा में क्या करती है? सुधार करने की एक विधि होती है जो एजुकेशन में थोड़ा सा सुधार करती है। और ये व्यापक उद्देश्य इसका होता है कि अधिगम और व्यवहारिक परिणाम के मूल्यांकन पर क्या करना? कार्य करना। ठीक है। अधिगम और व्यवहारिक मूल्यांकन पर वर्क करना। ये विद्यालय में उपस्थित जो बालक होते हैं उनके प्रत्येक पहलू का भी मूल्यांकन करती है और अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाती है। और अध्यापन अधिगम कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित ही होना चाहिए, बच्चे सेंटर में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? पूछ रहा है नहीं, वो भी किसकी? विशेषता अच्छे शिक्षण की। ऑप्शन ए है कि अच्छा शिक्षण क्रिया पर आधारित होता है। ऑप्शन बी है अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है। थर्ड है कि अच्छा शिक्षण मूल्य पर आधारित नहीं होता है। और फोर्थ है कि अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य मुक्त होता है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। ये वाली बात बिल्कुल गलत कही गई है। विशेषता अच्छे शिक्षण की पूछी थी तो अच्छा शिक्षण बिल्कुल सही बात है, किस पर आधारित होता है? अच्छा शिक्षण क्रिया पर आधारित होता है, मूल्य पर आधारित होता है और लोकतांत्रिक होता है और निश्चित उद्देश्य मुक्त होता है। लेकिन इसने पूछ लिया था कि मूल्य पर आधारित नहीं है, नहीं की वजह से ये नहीं हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है कि एक अच्छी शिक्षण पद्धति में छात्र और अध्यापक के मध्य शिक्षण संबंधित कार्यविधि सकुशल पूर्ण होती है। एक अच्छी शिक्षण पद्धति वही है जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों ही जो हैं वो सेंटर में हो, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें और सारी विधियां अच्छे से कुशल पूर्वक हो सकें। अध्यापक छात्र के सर्वांगीण विकास से तत्पर रहता है, यानी कि एक टीचर हमेशा चाहता है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, बच्चों की जितनी भी परेशानी है उसको दूर कर उसे अच्छी शिक्षा दे सके। एक अच्छी शिक्षण पद्धति क्रिया आधारित लोकतांत्रिक सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होती है। एक अच्छी शिक्षण पद्धति वही है जो क्रिया पर आधारित हो, लोकतांत्रिक हो, सुव्यवस्थित यानी अच्छे से व्यवस्थित हो और उसका एक निश्चित उद्देश्य और वो अपने उद्देश्य को पूरा करती हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन जो है शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में टीचिंग के दौरान विद्यार्थियों की जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं उनको देखने के लिए हम किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए हमें। ऑप्शन ए है अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन बी है चर्चा करना, डिस्कशन। ऑप्शन सी है प्रयोग करना और ऑप्शन डी है उपचारात्मक शिक्षण करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी उपचारात्मक शिक्षण करना, ये जो है वह नहीं किया जाना चाहिए, जबकि अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, चर्चा, डिस्कशन, प्रयोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। व्याख्या भी है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण विधि के छात्रों की शैक्षिक कार्य प्रगति का मूल्यांकन, आकलन हेतु अवलोकन विधि का प्रयोग करना, चर्चा करना, प्रश्नोत्तर करना, समान व्यवहार करना, ये सभी शामिल है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण विधि जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की शिक्षण विधि के समय छात्र जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हम उनके शैक्षिक कार्य प्रगति का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो इसके आकलन के लिए हम ऑब्जर्वेशन मेथड का, चर्चा यानी डिस्कशन मेथड का, प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर मेथड का, समान व्यवहार करना, ठीक है, इन सबको कर सकते हैं शामिल, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण विधि का जो है वो उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि कौन सा नियम जो है वो अधिगम के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। मोस्ट फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है कि पुनर्वलन का नियम, ऑप्शन बी है कि तत्परता का नियम, ऑप्शन सी है कि अभ्यास का नियम और ऑप्शन डी है कि प्रभाव का नियम। तो जो होता है अधिगम के प्रयास और त्रुटि में, इसमें पुनर्वलन का जो नियम है वो संबंधित नहीं है, जबकि इनके 3 नियम होते हैं। एक होता है अभ्यास का नियम, एक होता है तत्परता का नियम, एक होता है प्रभाव का नियम। किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। वही थॉर्नडाइक जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्होंने जो है वो प्रयास और त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम जैसे 3 नियम दिए हैं, लेकिन पुनर्वलन या कोई और नियम नहीं होगा, यही हो जाएगा। आपसे पूछे कि प्रयास और त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड को किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। कितने नियम दिए हैं? तो 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? तत्परता का दिया है, प्रभाव का दिया है और अभ्यास का नियम दिया है। ठीक है, बाकी और कोई भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है? नहीं वाले बहुत पूछता है, तो इसमें से पूछा है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज में कौन सी विषय वस्तु होती है जिसको सम्मिलित नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है कि वन संरक्षण, ऑप्शन बी है कि राजनीतिक संरक्षण, ऑप्शन सी है कि जल संरक्षण, ऑप्शन डी है कि मृदा संरक्षण। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल में पूछ रहा है, तो इसमें हमारे वन वगैरह आएंगे, मृदा भी आएगी, जल भी आएंगे, वायु भी आएगी, सब कुछ आएंगे, लेकिन ये राजनीति कैसे आ सकती है? ये तो अलग हो गया ना टॉपिक। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में राजनीति नहीं आती है, तो पॉलिटी में आती है, तो ये नहीं होता। राजनीति संरक्षण पर्यावरण अध्ययन में नहीं होगा। हमारे पर्यावरण में वन, जल, मृदा, वायु ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि पर्यावरण का अध्ययन करते समय जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कि वन संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, जीव जंतु होते हैं उनका संरक्षण, वनस्पतियाँ होती हैं उनका संरक्षण, इन सारी चीज़ों के विषय में हम क्या करते हैं? ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन राजनीतिक संरक्षण जैसा विषय हो जाता है, लोकतांत्रिक हो जाता है। ठीक है, पॉलिटी जो उसमें वगैरह हम पढ़ते हैंगे। नेक्स्ट है कि भारत में लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? यानी कि हमारे कानून की तरफ से जो लड़का और लड़की कितने साल के हो जाते हैं जब विवाह के लिए वो वैध हो जाते हैं। ऑप्शन ए है कि 16 और 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 18 और 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 और 18 वर्ष, ऑप्शन डी है 21 और 21 वर्ष। तो पता है कि भारत में अगर लड़कियां 18 साल की हो जाती हैं तो उनका विवाह कर दिया जाता है, और लड़के 21 वर्ष के हो जाते हैं तो उनका विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, पहले ये जो आयु थी 14 और 18 थी, लड़कों के लिए होती थी 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 14। लेकिन फिर हमारे यहाँ संविधान संशोधन हुआ और लड़कियों की आयु 18 कर दी गई, लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई। तो भारत में लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष होती है विवाह के लिए, यानी शादी के लिए वो तभी जो होते हैं वो बालिग कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह के लिए न्यूनतम यानी कम से कम जो है वो 18 और 21 वर्ष तो होनी चाहिए। और वर्तमान समय में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पूर्व में 1978 से निर्धारित के तहत ये लागू है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित नेक्स्ट है कि भारत में बाल श्रम जो होता है उसको प्रतिबंधित करने के लिए
बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1938 1938 में, ऑप्शन बी है 1988 1988 में, ऑप्शन सी है 1986 1986 में और लास्ट हमारा है 2017। तो बताइए किसमें भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम यानी कि निषेध और विनियमन अधिनियम जो था वो पारित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1986 1986 में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध और विनियमन कानून जो है वो लागू किया गया। व्याख्या भी है कि भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 पारित किया गया, जिसके माध्यम से जो बाल श्रम था वो पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया गया और 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी तरह के भी नियोजन को प्रतिबंधित किया गया। बाल श्रम क्या होते हैं? वे बच्चे जो 14 वर्ष से कम होते हैं उनसे अगर कार्य कराया जाता है, जैसे कि घर का कार्य हो गया, जो हम बाहर दुकानों में किए जाते हैं, बर्तन मजवाए जाते हैं, भीख मंगवाई जाती है, इस तरह के सारे जो काम है वो बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक से कोई भी कार्य जो है वो हम नहीं करा सकते बाल श्रम प्रतिबंधित अधिनियम निषेध विनियमन 1986 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है कि नशीली दवाओं की जो लत होती है उसको नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर कौन सी औषधि प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है फॉलिक अम्ल, ऑप्शन बी है कोकीन, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक अम्ल और ऑप्शन डी है पैथिडीन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैथिडीन। जो नशीली दवाएं होती हैं उनकी लत होती है, अगर हमें कोई भी नशीली दवाएं खाने की लत हो जाए तो उसको अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम इसके लिए जनरली जो है वो पैथिडीन औषधि का प्रयोग करते हैं। किसका? पैथिडीन। व्याख्या भी है कि नशीली दवाओं की लत को कंट्रोल करने के लिए पैथिडीन औषधि प्रयोग की जाती है। यह एनाल्जेसिक दवा होती है जो दर्द को कम करती है। ठीक है, पैथिडीन क्या होती है? पैथिडीन एक एनाल्जेसिक दवा है, यह क्या करती है? दर्द को कम करती है। क्यों ली जाती है? नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए। वहीं कोकीन एक नशीली दवा ड्रग्स होता है जो नशा को उत्पन्न करता है। एस्कॉर्बिक अम्ल एक एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, युक्त अम्ल होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त यानी ODF राज्य है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। ठीक है, 100% खुले में शौच मुक्त जो है वो राज्य बन गया है केरल। खुले में शौच मुक्त यानी कि जो है यहाँ केरल में कोई भी जो है वो खुले में शौच नहीं जाता है। ठीक है, इसके लिए वॉशरूम का प्रयोग किया जाता है। तो केरल जो है 100% ODF। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला राज्य केरल, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, असम की कैपिटल है दिसपुर, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। ठीक है, व्याख्या भी है कि दिए गए विकल्पों में जो केरल राज्य है ये 100% व्याख्या भी है कि दिए गए विकल्पों में केरल राज्य 100% खुले में शौच मुक्त ODF हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त बनाना है। कब? 2 अक्टूबर 2014 को जो था इस कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया था कि भारत को पूरी तरह से स्वच्छ बनाना खुले में मुक्त से। ठीक है, 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती भी मनाई जाती है। वहीं सिक्किम खुले में शौच मुक्त बनने वाला प्रथम राज्य है। ठीक है, कौन सा है? सिक्किम है। और इसमें ऑप्शन में कौन है? वो केरल है। सिक्किम कैपिटल गंगटोक है। आपसे ऐसे पूछे कि ये कार्यक्रम जो था इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो खुले में शौच मुक्त करना है। और पहला राज्य कौन सा बना था खुले में शौच मुक्त? तो वो बना था सिक्किम। और कौन है? और जो केरल है ये भी है। ठीक है, इन ऑप्शन में सिक्किम दिया नहीं गया था, इसीलिए इसमें जो था वो केरल था, वैसे सिक्किम है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है सीकर, ऑप्शन डी है भीलवाड़ा।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीलवाड़ा। राजस्थान की जो वस्त्र नगरी होती है वो भीलवाड़ा जो है वो होती है, क्योंकि वस्त्र जहाँ पे बिकते हैं वहाँ पे भीड़ बहुत होती है। भीड़ मतलब भीड़ बहुत होती है, तो भीड़ यानी भील, ऐसे याद रखना। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी राजस्थान की कहलाती है। उदयपुर राजस्थान का एक जिला है। टोटल 41 जिले वर्तमान में है राजस्थान में, और 7 जो हैं वो क्या है, 7 हमारे संभाग हैं। तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी स्थित है। व्याख्या है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा जिले को कहते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक सूती वस्त्र कारखाने हैं राज्य स्तर में, ठीक है। और भारतीय स्तर पर सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहाँ हैं, वो है महाराष्ट्र में। तो राजस्थान में पूछे तो सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में है, और इसे वस्त्र नगरी कहते हैं। और वहीं भारतीय में पूछे तो सबसे ज़्यादा कारखाने महाराष्ट्र में हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट है कि नायलॉन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए है मेल्विन केल्विन, ऑप्शन बी है वॉलेस कैरोथर्स, ऑप्शन सी है रॉबिन हिल, और ऑप्शन डी है पीटर मिशेल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वॉलेस कैरोथर्स। नायलॉन की बात करें, इसका आविष्कार वॉलेस कैरोथर्स ने किया है। व्याख्या है कि नायलॉन की खोज कैरोथर्स ने की है। नायलॉन 2 बड़े शहरों न्यूयॉर्क और लंदन को मिलाकर एक शब्द विकसित किया गया। नायलॉन की खोज किसने की, वॉलेस कैरोथर्स ने की। और नायलॉन कितने 2 बड़े शहर न्यूयॉर्क और लंदन को मिलाकर एक शब्द विकसित किया गया जो है नायलॉन। नायलॉन एक मजबूत फाइबर होता है और इसका उपयोग मछली के जाल निर्माण में, रस्सी बनाने के लिए और कुछ कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। नायलॉन होता है क्या है, नायलॉनिक होता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत जो होता है फाइबर होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, मछली के जाल का निर्माण करने के लिए, रस्सी को बनाने के लिए और कुछ कपड़ों के निर्माण में करते हैं। इसकी खोज किसने की, वॉलेस कैरोथर्स ने की। किन 2 बड़े शहरों के नाम पर मिलकर बना है, न्यूयॉर्क और लंदन से, ठीक है। नायलॉन न्यूयॉर्क और लंदन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है बेणेश्वर मेला, ऑप्शन बी है पुष्कर मेला, ऑप्शन सी है खेजड़िली मेला, ऑप्शन डी है माघ मेला। इंपॉर्टेंट है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माघ मेला, क्योंकि माघ मेला जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, जबकि बेणेश्वर मेला, खेजड़िली मेला, पुष्कर मेला ये सब राजस्थान में लगते हैं, ठीक है। पुष्कर मेला जो होता है ये राजस्थान के पुष्कर में लगता है। खेजड़िली राजस्थान का राज्य वृक्ष वो है, वो वृक्ष। व्याख्या है कि माघ मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर प्रतिवर्ष माघ महीने में आयोजित होने वाला धार्मिक स्नान पर्व है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, पुष्कर मेला ठीक है अजमेर में, खेजड़ी मेला जोधपुर में, तीनों राजस्थान के प्रसिद्ध मेले हैं। तो याद रखना बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है, बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में, पुष्कर मेला लगता है अजमेर में, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी स्थित है, और खेजड़ी मेला लगता है जोधपुर में, जबकि माघ मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश में होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पिछले साल का PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, सभी क्वेश्चंस के आंसर बताइएगा, और नए नए प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया वो भी देख लीजिए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, और कम्युनिटी पोस्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं उसके आंसर भी दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।